इन्वेस्टमेंट तो रिस्क और रिटर्न के बीच होने वाले ट्रेड ऑफ होते हैं, और जिसमें ज़्यादा रिटर्न होते हैं उसमें ज़्यादा रिस्क भी पड़ती है। और जो बिना रिस्क आपके लिए हायर रिटर्न कमाने के मौका दे दिया जाते तो उस इन्वेस्टमेंट पर आप तो की एनालाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने सभी कहानी सुनकर दिया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी वजह से आप तो सिग्निफिकेंट वेल्थ बना कर सकेंगे, लेकिन जब आपने इसको इन डेप्थ एनालाइज कर दिया जाते तो इसमें ज़्यादा फ्रॉड और रेगुलेटरी रिस्क भी पड़ती है। आज यह वीडियो में हम रिस्क मिटिगेशन के बारे में बातचीत करते हैं, और ये रिस्क मिटिगेशन को हम तो ये दो पार्ट से स्प्लिट कर दिया जाते हैं। और पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में हम तो टाइप्स ऑफ रिस्क और उसको किस तरीके से मेजर करना चाहिए उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। जब आप हायर रिटर्न इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत कर दिया जाते तो उस समय आपको रिस्क मिटिगेशन के बारे में भी समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बात तो इसी तरह चलते हैं, ज़्यादा रिटर्न के साथ ज़्यादा रिस्क भी पड़ती है। हम तो हमारे इन्वेस्टमेंट में होने वाले रिस्क को पूरे तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब आप तो आपका इन्वेस्टमेंट में होने वाले अलग अलग रिस्क के बारे में समझ कर दिया जाते तो इसको इफेक्टिवली मैनेज करने में वो तो मदद कर सकेंगे। हमारे इन्वेस्टमेंट में होने वाले सबसे पहले रिस्क होते हैं कि इन्फ्लेशन तो हमारे इन्वेस्टमेंट में होने वाले सबसे बड़े रिस्क भी होते हैं। ये तो साइलेंट अंडरमाइनर की तरह पुकार कर दिया जाता है। कारण होते हैं कि हम तो सभी समय इसके बारे में सोच नहीं करते हैं, और देखेंगे तो ये तो समय से समय हमारा ओवरऑल वेल्थ की वैल्यू तो कम कर सकेंगे, जिसके वजह से हमारा परचेसिंग पावर भी कम पड़ती है। और ये इन्फ्लेशन को अच्छा तरीके से समझने के लिए हमको तो रियल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में समझने की आवश्यक पड़ती है। रियल रेट ऑफ रिटर्न तो क्या होते हैं, अब ये सिनेरियो वजह से हम समझ लेते हैं। अगर आपका रिटर्न तो 6% है और उस समय इन्फ्लेशन 7% है तो आपका रियल रिटर्न तो नेगेटिव होते हैं, और आपका परचेसिंग पावर भी कम पड़ती है, और उसके साथ साथ इसमें टैक्सेशन भी पड़ती है। इसी कारण के लिए आपका परचेसिंग पावर भी और भी कम पड़ती है। यही रियल रेट ऑफ रिटर्न आपको इंडिकेट करते हैं। इसी कारण के लिए आप तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने में मदद कर सकेंगे। स्कीम्स जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में टैक्स एडवांटेज होते हैं, और वो तो इन्वेस्टर के लिए कंसिस्टेंट रिटर्न भी दे सकेंगे। कारण होते कि यह तो ट्रिपल ई कैटेगरी में आने के कारण, ट्रिपल ई कैटेगरी की मतलब होते कि एग्जम्प्ट 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 कैटेगरी। अगले होते कि मार्केट रिस्क, यह तो हम सिस्टमैटिक रिस्क भी कर सकेंगे। इसमें देखें तो मार्केट मूवमेंट जैसे स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस और कि कमोडिटी प्राइस में होने वाले बदलाव, यह सब भी मार्केट रिस्क होते हैं। और यह सभी मार्केट रिस्क तो आपका सभी इन्वेस्टमेंट्स को कुछ डिग्री तक अफेक्ट कर सकेंगे। आपको इसको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन तो मदद कर सकेंगे, जिसके वजह से आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का पुअर परफॉर्मेंस टैकल करने में डाइवर्सिफिकेशन तो मदद कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं तो ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस तो आप तो असेट क्लासेस के बीच कर सकेंगे, और की इंडस्ट्रीज़ के बीच कर सकेंगे, और रीजन के बीच भी कर सकेंगे। या डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस वजह से आपको मार्केट रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने में तो मदद कर सकेंगे, और आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स पाने में भी ये तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। यह टेबल तो आपके लिए पिछले 10 साल होते कि 2013 से 2023 तक होने वाले असेट क्लासेस परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी दे चुका है। अगर आप देखें तो यह जानकारी वजह से आप तो यही कंक्लूजन लेना चाहिए कि किसी भी एक असेट क्लास तो और एक असेट क्लास को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म नहीं कर दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए हम यह बोल सकेंगे कि किसी भी एक असेट क्लास तो आपके लिए 10 साल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। अगले होते हैं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क की मतलब होते हैं कि फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ जैसे बॉन्ड्स में होने वाले इंटरेस्ट रेट बदलाव ही हम तो इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है उस समय बॉन्ड प्राइसेस तो नीचे गिरते हैं, और वैस वैसा भी पॉसिबल होते हैं। इसी कारण के लिए आप एज ए इन्वेस्टर तो इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन और कि बॉन्ड पोर्टफोलियो मैच्योरिटी के बीच होने वाले रिलेशनशिप को अच्छा तरीके से समझना चाहिए, जिसके वजह से आपको रिस्क को मिटिगेट कर सकेंगे। सभी रेगुलेशंस भी इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यह तो ध्यान दे दिया जाता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन और कि बॉन्ड पोर्टफोलियो मैच्योरिटी तो सही ट्रैक में है और कि नहीं, और इसके वजह से आप तो सही डेब्ट फंड को भी चुन कर सकेंगे, जिसके वजह से आपको यह इंटरेस्ट रेट रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने में तो मदद कर सकेंगे।
अब अगले होते हैं कि क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क की मतलब होते हैं कि अगर किसी भी बोरोयर उसकी बोरोड फंड जिसमें इंटरेस्ट चार्जेस लेंडर वजह से डाल दिया जाते हैं, अगर वो तो रीपे नहीं कर सकेंगे तो इसमें ज़्यादा क्रेडिट रिस्क बढ़ सकेंगे। और जब आप बॉन्ड्स के बारे में बातचीत कर दिया जाते तो अब यह भी सुन कर दिया जाए कि जिस तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज तो बॉन्ड्स की रिस्क को असेस कर दिया जाते हैं। और टिपिकली देखें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में गवर्नमेंट बॉन्ड्स से भी ज़्यादा क्रेडिट रिस्क पड़ती है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में देखें तो कम क्रेडिट रिस्क ही पड़ती है। और जब आप डिफेंस के बाद लेते हैं तो भी उस समय भी आपको क्रेडिट रिस्क के बारे में भी अच्छा तरीके से समझना चाहिए। अगर आप देखें तो ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे भागने के लिए आप तो क्रेडिट रिस्क को भूल कर दिया जाते हैं तो आपको यह भी नहीं पता चलता है कि आपकी सभी फंड्स में कितना रिस्क पड़ती है। और देखें तो आपका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स के लिए आप तो ज़्यादा सुरक्षित के बारे में सोचना चाहिए, रिटर्न्स के बारे में नहीं। उसी समय ही आप तो इसमें होने वाले एडवर्स क्रेडिट रिस्क को अवॉइड कर सकेंगे। अगले होते हैं कि लिक्विडिटी रिस्क। अगर किसी भी असर डिप्रिशिएट होने से पहले बेचने की चैलेंज ही वो तो लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। और रियल एस्टेट तो इलिक्विड असट होते हैं, लेकिन उसके क्वाइट ऑपोजिट म्यूचुअल फंड में देखें तो इन्वेस्टर जब चाहते हैं तो वो तो जल्दी से यूनिट्स को खरीद भी कर सकेंगे और बेच भी कर सकेंगे। और देखें तो रियल एस्टेट में देखें तो ज़्यादा लिक्विडिटी रिस्क पड़ती है, लेकिन फाइनेंशियल असेट्स में देखें तो कम लिक्विडिटी रिस्क ही पड़ती है। क्योंकि रियल एस्टेट में देखें तो ये तो लिमिटेड बाइसेस वजह से उसकी प्राइस तो ज़बरदस्त से नीचे गिर सकेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड उसी तरह नहीं होने के कारण इसमें ज़्यादा कम ही लिक्विडिटी रिस्क पड़ती है। अगले होते हैं कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अगर मार्केट तो अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस कर दिया जाते तो उस समय आप तो सक्सेसफुल इक्विटी फंड्स को बेचते हुए अब तो इसी तरह सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के बारे में सोच कर दिया जाते जिसमें आप तो री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन यह काम तो ज़्यादा कठिन लगती है और यही हम तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। अब अगले होते हैं कि वॉलीटिलिटी रिस्क। वॉलीटिलिटी रिस्क की मतलब होते हैं कि प्राइस मूवमेंट्स में होने वाले अनप्रेडिक्टेबिलिटी हम तो वॉलीटिलिटी रिस्क कहते हैं। बैंक एफडी की तरफ होने वाले असेट्स में देखें तो आपको स्टेबल रिटर्न कमाने में वो तो मदद कर सकेंगे, लेकिन इक्विटी में ज़्यादा वॉलीटिलिटी पड़ती है। और अलग अलग असेट क्लासेस जैसे शॉर्ट टर्म बॉन्ड में देखें तो ये तो एक लेक में कॉम बोट की तरह चलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बॉन्ड अगर आप देखें तो ये तो टर्बुलेंट वाटर में आप तो सेल करने की सामान होते हैं। और इक्विटी में होने वाले वॉलीटिलिटी तो हम तो किसी भी साथ को कंपेयर नहीं कर सकेंगे। अब जो भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू चुन कर दिया जाते हैं तो भी सभी में देखें तो वॉलीटिलिटी पड़ती है, लेकिन इसमें होने वाले मैग्नीट्यूड तो अलग पड़ती है। और अगर आपको वॉलीटिलिटी को अच्छा तरीके से हैंडल करना चाहते हैं तो आपको मार्केट फ्लक्चुएशंस के बारे में और देखें तो आप तो सही मेट्रिक्स के बारे में जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से ही आप तो यह इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होने वाले वॉलीटिलिटी रिस्क को मैनेज कर सकेंगे। अब अगले हम रिस्क ऑफ फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। हमने अब तक ज़्यादा स्कैम्स के बारे में सुन कर दिया जाते जैसे सादा चिप स्कैम। यह तो इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा नुकसान दे चुका है और यही समय में म्यूचुअल फंड शुरुआत होने के कारण इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड के बारे में उतना भरोसा नहीं होता था। और देखें तो सेबी तो इसी तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल दिया जाते जिसके वजह से इन्वेस्टर्स के लिए आज तो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा भरोसा होता था। और इसके वजह से अगर देखें तो सेबी तो इन्वेस्टर्स के लिए यह भरोसा भी दे चुका है कि अगर कोई भी मार्केट वॉलीटिलिटी और मार्केट क्रैश आए तो भी उसकी पूरी कैपिटल तो हार नहीं हो सकेंगे, उसके लिए लॉसेस हो सकेंगे, लेकिन वो पूरे कैपिटल तो सेफ होते हैं। अब अगले हम हमारा इन्वेस्टमेंट रिस्क को मेजर करने वाले कुछ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स कमाना है तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में अच्छा तरीके से समझना चाहिए और ज़ीरो रिटर्न तो ज़्यादा अनरियलिस्टिक होते हैं। अगर देखें तो रिस्क मेजरमेंट वजह से आप तो आपका इन्वेस्टमेंट को इफेक्टिवली मैनेज भी कर सकेंगे और इसमें देखें तो आपको पोटेंशियल डाउनसाइड रिस्क को कम करने में भी रिस्क मेजरमेंट तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे, जिसके वजह से आप एज इन्वेस्टर तो एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे और आपका पोर्टफोलियोज को भी आप तो इफेक्टिवली मैनेज कर सकेंगे। अब हम देखें कि आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क मेजर करने वाले कुछ मैट्रिक्स तो क्या होते हैं।
पहले चीज़ होते है कि स्टैंडर्ड डिविएशन, ये तो इंडिकेट करते हैं कि एवरेज रिटर्न से आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न जिस तरीके से फ्लक्चुएट हो चुके हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन कम पड़ती है तो ये तो इंडिकेट करते हैं कि ये तो आपके लिए मोर स्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल रिटर्न्स दे सकेंगे। अगर आपका म्यूचुअल फंड के लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन पड़ती है तो ये तो इंडिकेट करते हैं कि आपका रिटर्न्स तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी बच सकेंगे। दूसरा चीज़ होता है कि बीटा तो बेंचमार्क की रिलेटेड होते हैं। अगर बीटा 1 है तो आपकी फ़ंड तो बेंचमार्क रिटर्न्स को रिप्लिकेट कर दिया जाते हैं। अगर बीटा तो 1 से भी कम पड़ती है तो इसमें कम वॉलेटिलिटी ही पड़ती है। अगर 1 से भी ज़्यादा पड़ती है तो इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी पड़ती है। चौथा चीज़ होता है कि सार्टिनो रेशियो, ये तो आपका म्यूचुअल फंड का डाउन साइड वॉलेटिलिटी को फोकस कर दिया जाते हैं। अगर सार्टिनो रेशियो ज़्यादा है तो यह तो इसी इंडिकेट करते हैं कि आपका डाउन साइड रिस्क तो ज़्यादा कम ही पड़ती है और यह तो स्किलफुल मैनेजमेंट के आउटकम होते हैं, जिसके वजह से यह तो इन्वेस्टर के लिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की इंडिकेशन पड़ती है। और पांचवा चीज़ होते है कि अल्फ़ा की मतलब होते है कि जिस तरीके से फंड मैनेजर तो बेंचमार्क रिटर्न से भी ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर के लिए दे चुका है, यही अल्फ़ा होते हैं। अगर अल्फ़ा ज़्यादा है तो वो तो फंड मैनेजर की अच्छा परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर दिया जाते हैं और इन्वेस्टर के लिए वो तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी इंडिकेट करते हैं। जब आप रिस्क मैट्रिक्स जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, बेटा, शार्पी रेशियो, सार्टिनो रेशियो और अल्फ़ा को उपलब्ध कर दिया जाते तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बारे में ये तो अच्छा समझने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे और ये मैट्रिक्स वजह से आप एज ए इन्वेस्टर के लिए वैल्यूबल इंसाइट्स भी मिलते हैं। अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स के साथ साथ आप तो अदर चीज़ों पर भी ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से आप एज ए इन्वेस्टर तो एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे और इसके साथ साथ आप तो आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस लेवल पर भी ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से ही आप तो एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। अब समय आ गया कि हमको दो इम्पॉर्टेंट मिसकंसीव रिस्क के बारे में बातचीत करने के लिए। एक होते हैं कि ट्रैकिंग एरर, दूसरा होते हैं कि एक्सपेंस रेशियो। ट्रैकिंग एरर, इसमें देखें तो एक्टिव फंड्स तो ज़्यादा समय इंडेक्स फंड्स को इसी कारण के लिए आउट परफॉर्म कर सकें क्योंकि इसमें होने वाले अल्फा जो इंडेक्स फंड में नहीं है, और इंडेक्स फंड अंडर परफॉर्मेंस करने के कारण होते हैं कि इसमें होने वाले ट्रैकिंग एरर और कि एक्सपेंस रेशियो। अगर आप देखें तो एक्टिव फंड्स तो मार्केट टर्बुलेंस के समय पर वो तो सर्टेन रिस्क को अवॉइड कर सकेंगे, यही एक्टिव फंड्स में होने वाले फ़ायदा होते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में इसी तरह नहीं होते। इंडेक्स फंड तो सिंपली इंडेक्स कॉम्पोजिशन को रिप्लिका करने के कारण इसकी रिकवरी तो ज़्यादा धीरे से होते हैं। अब अगले हम एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स तो एक्सपेंस रेशियो पर ज़्यादा ध्यान दे दिया जाते हैं और एक्सपेंस रेशियो ही फंड परफॉर्मेंस का सोल इंडिकेटर नहीं होते हैं। अगर आप देखते हो म्यूचुअल फंड रिटर्न्स तो पोस्ट टैक्स एक्सपेंसेस होते हैं, इसी कारण के लिए अगर आप रिटर्न्स डायरेक्टली कंपेयर कर दिया जाते हैं तो भी आप तो अच्छा तरीके से समझ कर सकेंगे कि जो फंड आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। और कम एक्सपेंस रेशियो ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर नहीं होना चाहिए जब आप फंड चुनने के बारे में सोचते हैं। और देखें तो कम एक्सपेंस रेशियो की मतलब नहीं है कि ये तो ज़्यादा रिटर्न्स दे सकेंगे। अगर आप देखें तो एज ए इन्वेस्टर आप तो रीजनेबल एक्सपेंसेस होने वाले फ़ंड को भी चुन कर सकेंगे अगर वो फ़ंड आपको अच्छा रिटर्न कमाने में मदद कर दिया जाते हैं तो आप तो इसी तरह फ़ंड चुनना चाहिए जो इसका एक्सपेंसेस तो रीजनेबल होते हैं और जो आपके लिए हायर रिटर्न कमाने में भी मदद कर सकेंगे। अब अगले हम जिस तरीके से मैट्रिक्स को उपयोग करना चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं और जिस तरीके से मैट्रिक्स आप तो प्रैक्टिकली उपयोग कर सकेंगे। आप तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी से शुरुआत कर सकेंगे, उसके बाद हर फंड कैटेगरी जैसे लार्ज और मिड कैप में आप तो स्पेसिफिक फंड्स को चुनना चाहिए और ये सेलेक्टेड फंड्स को भी आप तो एक दूसरे के साथ ये मैट्रिक्स वजह से कंपैरिजन करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आपको मोस्ट सूटेबल फंड मिलते हैं। और आप तो लो स्टैंडर्ड डिविएशन, हाई अल्फ़ा, लो बीटा, हाई शार्पन रेशियो, हाई शार्टिनो रेशियो, ये सब के बारे में आपको जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ही आपको सेलेक्टेड फ़ंड चुनने में आसानी पड़ती है। और फर्स्ट पार्ट इसमें अंतिम होते हैं और सेकेंड पार्ट में देखें तो हम तो अदर एस्पेक्ट्स जैसे रिस्कोमीटर के बारे में कवर करते हैं। अगर आपको यह विषय के बारे में और भी डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।